हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो पिछली वीडियो से हमने जाना कि यूएस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक से जुड़े हुए सोल्जर्स पर टेस्ट करने के लिए बनाई गई सीक्रेट लेबोरेटरी को उसकी लोकेशन से हटाकर नई लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया और प्रोफेसर हाइनेक और कैप्टन को लेबोरेटरी से जुड़े हुए सबूत नहीं मिल पाते हैं। अब इन्हीं दिनों के आसपास व्हाइट फॉरेस्ट में एक घटना होती है। अब जिन्हें नहीं पता कि व्हाइट फॉरेस्ट क्या है, मैं बता देता हूँ। व्हाइट फॉरेस्ट हमारी धरती पर दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल टेस्ट रेंज है, जिसे कई जगह व्हाइट सैंड के नाम से भी जाना जाता है और अमेरिकी सरकार के घातक हथियार, मिसाइल्स और रॉकेट्स यहीं पर टेस्ट किए जाते हैं। इसी जगह को बर्थ प्लेस ऑफ अमेरिकाज मिसाइल एंड स्पेस एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो व्हाइट फॉरेस्ट में या व्हाइट सैंड में एक रूटीन एक्टिविटी के दौरान जब कुछ सोल्जर्स और साइंटिस्ट काम कर रहे थे, तभी अचानक से मिसाइल लॉन्च के सायरन बजने लगे और ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल ठीक इसी जगह गिरने वाली थी जिस जगह ये लोग काम कर रहे थे। अब इस जगह पर असली घर और लोगों के डमी लगाए गए थे और ये कोई ऐसे वैसे डमी नहीं थे, बल्कि इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि ये घर और ये डमी बिल्कुल असली ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करें। यहाँ तक कि इनके ऊपर की परत बिल्कुल हमारे खाल की तरह थी, हमारी स्किन की तरह, ताकि वैज्ञानिकों को ये अंदाजा लग सके कि अगर कभी न्यूक्लियर मिसाइल से सामना हो तो उसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं और उनसे बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ये पता करने के लिए व्हाइट फॉरेस्ट या व्हाइट सैंड में इस तरह के घर बनाए गए थे। अब क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एक दिन बाद होना था, तो किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब वहाँ पर गए हुए साइंटिस्ट और सोल्जर्स को वहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 20 सेकंड का समय मिलता है। वो अपने रेडियो कम्युनिकेशन से कमांड सेंटर में कॉल करके ये पूछते हैं कि ये टेस्ट तो कल होने वाला था, प्लीज इसे रोक दें। लेकिन कमांड सेंटर से रिप्लाई मिलता है कि मशीनों में माल फंक्शन की वजह से ये टेस्ट अपने आप ही इनिशिएट हो गया है। अब ये बात बहुत हैरान करने वाली थी और अचरज की बात ये थी कि कमांड सेंटर में बैठे हुए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स सिस्टम को बंद भी नहीं कर पा रहे थे, पर समय रहते ही सिस्टम अपने आप रीसेट हो जाता है। अब अमेरिकी सरकार से इसे एक सॉफ्टवेयर ग्लिच बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं था, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस की वजह से एक माल फंक्शन हुआ था जिसने लॉन्च को ऑटोमेटिकली इनिशिएट कर दिया। अब इस टेस्ट साइट पर जो सोल्जर्स फंसे थे, उन्हें आकाश में हरे रंग के अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, लेकिन प्रोफेसर हाइनेक ने अपनी रिपोर्ट में इसे सोल्जर्स के बहुत ज्यादा घबरा जाने के कारण डिल्यूजन यानी भ्रम बताकर मामले को दबा दिया जाता है। अब इसके बाद अमेरिका के जंगलों में एक कैंपिंग के दौरान कैंप से जुड़े हुए लोगों का अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से सामना होता है और कैंप का स्काउट मास्टर अपने साथ आए हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर फायरिंग शुरू कर देता है। कुछ ही घंटे बाद वहाँ पर लोकल पुलिस अपने डॉग स्क्वाड के साथ पहुँचती है, लेकिन स्काउट मास्टर का कहीं भी कोई अता पता नहीं मिलता। उस जगह पर उनकी हैट और एक कैमरा बरामद होता है जिसमें अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तस्वीर खिंच जाती है। अब क्योंकि यूएफओ से जुड़ी हुई जितनी भी घटना अमेरिका में हो रही थी, वो सब के सब प्रोजेक्ट ब्लू बुक के अंडर थी, तो प्रोफेसर हाइनेक को उन चीजों की जांच पड़ताल करने की अथॉरिटी गवर्नमेंट से मिली हुई थी। प्रोफेसर हाइनेक उस कैमरे से निकाली गई फिल्म को डेवलप करके उनके फोटोज को देखते हैं और उन्हीं फोटोग्राफ्स में प्रोफेसर हाइनेक को वो फोटो भी मिलती है जिसमें एक यूएफओ कैप्चर हुआ था। अब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की इस घटना को एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी प्रोफेसर हाइनेक की थी, लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि जो स्काउट मास्टर गायब हो गया था वो वापस आ गया है और वो हॉस्पिटल में जाकर उससे बात करते हैं, जो ये बताता है कि जब वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर गोली चला रहा था, तभी उनके अंदर से एक इंसान रूपी क्रीचर बाहर निकलता है, जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं और उस पे अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। कुछ गोलियां उस क्रीचर को लगती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद बहुत तेज रोशनी होती है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और जब उनकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को उस जगह से बहुत दूर पाते हैं और जैसे तैसे वो शहर तक पहुंचते हैं। अब इसके बाद जब स्काउट मास्टर को घटना वाली जगह पर ले जाया जाता है, तो वो उस जली हुई जगह से एक खोपड़ी का कंकाल निकालकर प्रोफेसर हाइनेक को दिखाते हैं, जो देखने में कहीं से भी इंसान का तो नहीं लग रहा था। अब प्रोफेसर हाइनेक उस पर कुछ टेस्ट करते हैं जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये कंकाल हड्डी ही थी। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा हो गया, आखिर ये हड्डी थी किसकी, क्योंकि ये कंकाल इंसानों का तो नहीं था। और इतिहासकारों की मदद से उन्हें पता लगता है कि उस जगह पर रहने वाले नेटिव लोग यानी उस जगह के पूर्वज अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने द्वारा माने जाने वाले भगवान को खुश करने के लिए अपने यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चों के सर पर
उनके पैदा होने के 2 महीने बाद एक हेड बैंड बांधते थे, जिसकी वजह से लगभग 1 साल के समय के दौरान ही उनके सर का आकार बदल जाता था और ये कंकाल उन्हीं में से किसी एक का था। यानी ये कंकाल किसी कब्र से चुराया गया था। जांच पड़ताल करने पर ये पता चलता है कि लोकल पुलिस का शेरिफ और स्काउट मास्टर आपस में मिलकर $100,000 के इनाम के चक्कर में इस तरह की एक कहानी बुनते हैं। और जो फोटो स्काउट मास्टर के कैमरे से निकली थी, वो फोटो एक स्टूडियो में ली गई थी और इस तरह से इस घटना का भी भांडा फूट जाता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस चीज ने पर्सनली मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था। थोड़ी देर के लिए मेरे लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि असलियत में वाकई में कोई देश ऐसा भी कुछ कर सकता है। अमेरिकन सोल्जर्स एक मिलिट्री ड्रिल परफॉर्म कर रहे थे कि तभी उन्हें आकाश में कोई चीज दिखाई देती है, जिस पर वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। अब क्योंकि ये एक प्लान्ड ड्रिल थी, यानी पहले से सारी तैयारी की गई थी, तो इसकी एक वीडियो फुटेज भी तैयार की जाती है। लेकिन सोल्जर्स ने जिस चीज को हवा में देखा था, ये प्लान का हिस्सा नहीं थी और इसीलिए वो घबराकर उसकी तरफ फायरिंग करते हैं। अब जैसे ही ये वीडियो फिल्म प्रोफेसर हाइनेक को दिखाई जाती है, वो बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये चीज एक कॉन्क्रीट एविडेंस थी यूएफओ की प्रेजेंस का, और क्योंकि ये यूएफओ से जुड़ा हुआ था तो इसकी जांच पड़ताल की जिम्मेदारी भी प्रोफेसर हाइनेक को दी जाती है। अब जिस जगह ये घटना घटी थी, प्रोफेसर हाइनेक कैप्टन के साथ वहाँ पर जांच के लिए जाते हैं। तभी वो एक अजीब चीज नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि हवा में बहुत सारे पक्षी मरम्यूरेशन कर रहे थे। मरम्यूरेशन का मतलब होता है कि जब बहुत सारे पक्षी एक साथ हवा में अजीब अजीब शेप बनाकर उड़ते हैं, और ये उन पक्षियों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है जो झुंड में एक साथ रहते हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है, ये सारे पक्षी एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और एक दूसरे को घायल करके जमीन पर गिरा देते हैं। इसके बाद प्रोफेसर हाइनेक उनमें से कुछ पक्षियों के शरीर को उठाकर लैब में ले जाते हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि आखिर पक्षियों के इस अजीब व्यवहार के पीछे कहीं कोई वायरस या इन्फेक्शन तो नहीं। अब वो अपने द्वारा लिए गए सैंपल्स को लैब में टेस्ट के लिए भेज देते हैं। इसके बाद प्रोफेसर हाइनेक उन सोल्जर से जाके मिलते हैं जिनके साथ ये रात वाली घटना घटी थी, और जब वो उन सोल्जर्स का इंटरव्यू ले रहे थे तो इंटरव्यू के दौरान सोल्जर्स अजीब तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये चीज बहुत अजीब थी क्योंकि मिलिट्री में सिखाए जाने वाले डिसिप्लिन के हिसाब से सोल्जर्स इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल या डिसिप्लिन से बाहर जाकर एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं। ये सब चीज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सोल्जर्स ने अपने दोस्त और दुश्मन में फर्क करने की क्षमता को खो दिया हो। तभी प्रोफेसर हाइनेक के दिमाग में एक बात क्लिक करती है। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर पहले उन्होंने जो देखा था, यानी बर्ड्स के साथ जो हुआ था, वही सेम चीज इन सोल्जर्स के साथ भी हो रही थी। और अब उन्हें लैब टेस्ट से पता चलता है कि बर्ड्स के ऊपर किसी न्यूरोकेमिकल का असर था। न्यूरोकेमिकल ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दिमाग की फंक्शनिंग के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब प्रोफेसर हाइनेक वापस उस जगह जाकर दोबारा जांच पड़ताल करते हैं। तब उन्हें थोड़ी दूरी पर खाली मोटार शेल मिलते हैं और इन मोटार शेल्स के अंदर एक न्यूरोकेमिकल भरा हुआ था, यानी किसी ने सोल्जर्स के ऊपर न्यूरोकेमिकल से अटैक किया था। और जब और जांच पड़ताल की जाती है तो पता लगता है कि अमेरिकी सरकार ने ही अपने सोल्जर्स पर एक न्यूरोकेमिकल टेस्ट किया था ताकि वो इसके रिजल्ट के आधार पर एक ऐसा हथियार बना सकें जिसे वो अगर अपने दुश्मनों पर चलाएं तो उनके सोल्जर्स दोस्त और दुश्मन में फर्क भूलकर आपस में ही लड़ने लगे। ये चीज पर्सनली मेरे लिए बड़ी डिस्टर्बिंग थी। कोई अपने देश के सोल्जर्स पर कैसे टेस्ट कर सकता है? अब क्योंकि प्रोफेसर हाइनेक पूरे देश में यूएफओ से जुड़ी हुई घटनाओं को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मशहूर हो चुके थे, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट प्रोफेसर हाइनेक से मिलते हैं और उन्हें उनके काम के लिए बधाई देते हैं। और इसके बाद प्रोजेक्ट ब्लू बुक को बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल रह गए होंगे, जैसे प्रोफेसर हाइनेक की जासूसी, तो इसके लिए रशियंस को ब्लेम किया जाता है, पर सच्चाई किसी को नहीं पता। दूसरा, यूएफओ वाली बातों की क्रेडिबिलिटी। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, प्रोजेक्ट ब्लू बुक का असली मकसद लोगों के द्वारा देखे जाने वाले यूएफओ की घटनाओं को साइंटिफिक तरीके से डीबंक करने के लिए ही बनाया गया था, और इस काम में प्रोफेसर हाइनेक ने अपना रोल बखूबी निभाया था। एक चीज जो 100% श्योरिटी के साथ कही जा सकती है वो ये कि अमेरिका के पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, और ये बात गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने कोर्ट में एक्सेप्ट की है। इससे ज्यादा कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं बताई गई। मैं दोबारा अपनी बात को दोहराता हूँ, प्रोजेक्ट ब्लू बुक का असली मकसद यूएफओ की घटनाओं को डाउन प्ले करना था, यानी उन्हें डीबंक करना था, उनके आधार को खत्म करना था, ताकि लोगों के बीच में यूएफओ को लेकर पैनिक
पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। प्रोजेक्ट ब्लू बुक कभी भी यूएफओ को मान्यता देने के लिए नहीं बनाया गया था। अब ये जो बातें मैंने बताई ये वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो प्रोफेसर हाइनेक के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में दी गई है। अब एक सवाल जो दिमाग में और आता है वो ये कि क्या इस बात की कोई गारंटी है कि प्रोफेसर हाइनेक ने जो कुछ भी अपनी रिपोर्ट में बताया है क्या वो पूरी तरह से सच हो सकता है? क्या उस पे भरोसा किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। प्रोफेसर हाइनेक के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होने के बाद ही पब्लिक डोमेन में आई है, तो ऐसी बात पर कैसे यकीन किया जा सकता है जिसको खुद ही गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हो? ये कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं थी। लेकिन अगर आपको थोड़ा ड्रामा और मसाला लगाकर प्रोजेक्ट ब्लू बुक के बारे में कोई स्टोरी जाननी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिस्ट्री चैनल पर अवेलेबल प्रोजेक्ट ब्लू बुक की डॉक्यूमेंट्रीज को देखिए जो कि 2 पार्ट में अवेलेबल है। मैंने जो भी वीडियो क्लिप्स इस्तेमाल की हैं वो उसी डॉक्यूमेंट्रीज का हिस्सा है, लेकिन मैंने अपनी सीरीज में सिर्फ उसी हिस्से को बताया है जो प्रोफेसर हाइनेक के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में डॉक्यूमेंटेड है। बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ से निकाल दी। अगर आपको पूरी सीरीज देखनी है तो हिस्ट्री चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये है ब्लू बुक का अंत और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।